गाइस, मिजोरम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत राज्य है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही दुखदाई और बहुत ही मुश्किलों भरा रहा। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे मिजोरम को भारत में कब मिलाया गया और कैसे मिलाया गया, कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद मिजोरम एक भारत का पूर्ण रूप से राज्य बन पाया। गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। गाइस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन और ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, फिर चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। मिजोरम का भारत में विलय कब हुआ था? भारत को आज़ादी मिले करीब 10 साल बीत चुके थे। देश में शामिल करीब 500 से ज़्यादा रियासतों को भी भारत में विलय करा लिया गया था, लेकिन इन सब के बीच नॉर्थ ईस्ट में कुछ इलाके अभी भी भारत से अलग होकर आज़ाद देश की मांग कर रहे थे। इनमें ही शामिल था एक जिला लुसाई हिल, यानी हमारा और आपका मिजोरम। 1958 से लेकर 1960 के बीच का वक्त था। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान असम के लुसाई हिल और बंगाल के दक्षिणी भाग के अधीन रहा। अब का मिजोरम बुरे संकट में था। ये संकट कुछ प्राकृतिक थे तो कुछ मानव निर्मित। प्राकृतिक संकट की शुरुआत उस वक्त होती है जब बांस की झाड़ियों से फूल निकलने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मासूम और खूबसूरत से दिखने वाले फूल आखिर कोई मुसीबत कैसे खड़ी कर सकते हैं। दरअसल ज़्यादा बारिश और पहाड़ी इलाके वाले मिजोरम में मुश्किल से सिर्फ एक ही सीजन की खेती हो पाती है, और इसमें भी फसलों की पैदावार उत्तर भारत की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ रहने वाले लोग अपने पुराने अनाजों को बड़े जतन से संभाल कर रखते हैं। पहले बांसों में फूल आए और फिर फूलों के जाते ही आया अकाल। मिजोरम के जिन जिन इलाकों में मातम आया वहाँ खाने तक के लाले पड़ गए। भूख से बेहाल लोगों की मौतें भी होने लगी। तत्कालीन राज्य असम सरकार से लोगों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को बेबुनियाद बताते हुए अस्वीकार कर दिया। धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते चले गए। मिजोरम की जनता के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो भूख से मर जाते या फिर सरकार की मदद का इंतजार करते। सरकार से कोई मदद ना मिलता देख स्थानीय लोग अब विद्रोह पर उतारू हो गए। मिजोरम के लोगों को मरता देख आखिरकार एक वक्त बाद लोगों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा ही लिए। मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट नाम से संगठन ने इसे पूरे विद्रोह की अगुवाई की, जो कि बाद में चलकर मिजोरम की राजनीतिक पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट के रूप में सामने भी आई। मिजोरम के विद्रोह में शामिल प्राकृतिक कारण को तो आपने जान लिया। अब आइए थोड़ा सा जिक्र मानव निर्मित कारण का भी कर लेते हैं। दरअसल मिजोरम में फैले अकाल के दौरान ही असम में एक और विवाद चल रहा था। ये विवाद असम में शामिल कुछ सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अलग पहचान रखने वाले इलाकों का था, और इन इलाकों में उत्तर पूर्वी मिजोरम भी शामिल था। 1960 में पूरे राज्य में असमी भाषा विधेयक के लागू करने की मांग हो रही थी। इस विधेयक का मतलब था कि उस समय के असम में शामिल सभी इलाकों में असमी भाषा को राज्य भाषा बना दिया जाएगा, जिसे गैर असमी समुदाय के लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। बांस के फूलों से शुरू हुई लड़ाई को इस विधेयक ने और भी ज्यादा मजबूती दे दी। मिजो फ्रंट में अब स्थानीय लोगों ने और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिससे यह विद्रोह न सिर्फ उग्र हुआ बल्कि धीरे धीरे आतंकवाद का रूप धारण करने लगा। 1960 के दशक में मिजो फ्रंट ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का भी भारत के खिलाफ मदद, जिसमें पाकिस्तान ने पैसा और गोला बारूद के साथ साथ इसे चलाने का भी इस संगठन के लोगों को प्रशिक्षण दिया। भारत के उत्तर पूर्व मिजोरम में जब यह सब कुछ चल रहा था तो उस दौरान भारत ने अपने दो पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और चीन के साथ युद्धों में उलझा हुआ था, जिसके कारण उसका ध्यान इस ओर गया ही नहीं। शुरुआती वक्त में भारत सरकार की ओर से कोई विशेष कार्रवाई नहीं होने के कारण मिजो फ्रंट ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया। मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट का मकसद अब न सिर्फ असम से मिजोरम को अलग कर देने का था, बल्कि वो पूरे मिजोरम क्षेत्र को ही भारत से आजाद कराना चाहते थे। मिजो फ्रंट के अगुआ लाल डेंगा ने इसके लिए गुप्त रूप से एक योजना भी बनाई थी और इसका नाम रखा था ऑपरेशन जेरिचो। इस मिशन का मकसद था कि 1 मार्च 1966 तक पूरे मिजोरम को अपने कब्जे में लेकर इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, और हुआ भी बिल्कुल यही। 28 फरवरी को आधी रात को लाल डेंगा के नेतृत्व वाली मिजो फ्रंट ऐजवाल पहुंची और पूरे ऐजवाल शहर का घेराव करते हुए इस गुट के लोगों ने सारे संपर्क मार्गों को बाधित कर दिया। मिजोरम के बाहरी मदद के लिए बचा एकमात्र रास्ता सिलचर सड़क को भी मिजो फ्रंट ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके कारण स्थानीय पुलिस और असम राइफल को भी इलाके से दूर हटना पड़ा। आखिरकार 1 मार्च 1966 को MNF नेता लाल डेंगा अपने मंसूबों में कामयाब हुआ। उसने मिजोरम को भारत से अलग राष्ट्र की घोषणा कर दी। आजाद देश घोषित
घोषित करने के बाद पूरे शहर में बुरी तरह से हिंसा फैल गई। गैर मिजोरम लोगों को मारा गया, दुकानें जलाई गई और उनके घरों में आग लगा दिया गया। ये सब कुछ सिर्फ ऐजवाल में ही नहीं हुआ, मिजोरम के अन्य राज्यों में भी लाल डेंगा के इस कदम के लोग शिकार हुए। मिजोरम के आजाद देश घोषित हो जाने के बाद भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई आदेश दिए। इस कार्रवाई में सेना के हेलीकॉप्टर भेजे गए, जो कि अपनी पहली कोशिश में नाकाम रहे। मिजो फ्रंट ने भारत सरकार की ओर से भेजे गए हेलीकॉप्टरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद आखिरकार मजबूरन भारत सरकार को स्थिति को काबू में लाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। तब जाके इस आतंकवाद को कुछ हद तक नियंत्रण में लाया जा सका। मिजो फ्रंट पर सेना द्वारा काबू पा लेने के बाद 1967 में भारत सरकार ने ग्रुपिंग पॉलिसी लागू की, जिसके बाद आतंकवादियों को पूरे तरीके से सफाया किया जा सके। 1968 तक आते आते हालात और बेहतर हो गए, जिसके बाद विद्रोहियों ने सरेंडर कर आम लोगों के साथ रहने की इच्छा जताई। 21 जनवरी 1972 में पहले मिजोरम केंद्र शासित राज्य बना। फिर 1976 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ हुई संधि के मुताबिक 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। मिजोरम में अब तक कुल 3 बार मातम अकाल आ चुका है। पहला मातम ब्रिटिश शासन काल 1911 से 1912 के बीच, दूसरा 1958 से 1960 के बीच, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, वो तीसरा 2007 से 2008 के बीच आया था। ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।